नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्विजेस सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 स्लॉट अब होंगे, एक स्लॉट 8 बजे और एक दिन में 2 बजे, ठीक है। तो इन सारे दोनों स्लॉट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। तो जो हमारा ईडियम है क्या है, देखिए यहाँ से नो हाउ मेनी बीन्स मेक 5, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो ये बीन्स है, ठीक है, तो कितनी बीन्स मिलके 5 बनती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मीनिंग निकल के आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना, वो इस ईडियम जो हमारा है कि नो हाउ मेनी बीन्स मेक 5, ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या है, म्यूनिफिसेंट, है ना। तो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है कि जो काफ़ी एक उदार प्रकृति का आदमी होता है ना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रूएल, है ना, जो काफ़ी निर्दयी है। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि आपको जो एक वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग बताना है। तो वर्ड है हमारा वूडू, है ना, VOODOO, ठीक है। तो वूडू होता है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ पे एक ऐसी प्रथा पहले चलती थी, तो उससे रिलेटेड है ये। ब्लैक मैजिक को बोलते हैं वूडू। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। तो जो हमारा वर्ड है वो है ओबीडियंट, है ना। तो इसको कैसे सही लिखेंगे, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ओबीडियंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा OBEDIENT, ठीक है। बाकी के 3 गलत हैं। ऑप्शन ए जो हमारा है दिस इज करेक्ट। फिर है कि एक यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसको कह लीजिए, है कि यूजिंग बोम्बास्टिक लैंग्वेज, है ना। बोम्बास्टिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे किसी वक्तव्य में आडंबर पूर्ण जो भाषा होती है उसका प्रयोग करना, है ना, काफ़ी मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो उसका जो वन वर्ड होगा हमारा ये होगा ऑप्शन जो डी है, मैग्निलोक्वेंट, ठीक है। ऑप्शन डी का मतलब भी यही होता है। मैग्निलोक्वेंट का मतलब भी होता है कि जो बढ़ा चढ़ा के बात करे, है ना, बोम्बास्टिक लैंग्वेज यूज करे। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो देखिए क्या है कि ये 1 नंबर पॉइंट है और लास्ट में 6 नंबर पॉइंट है। इसके बीच में PQRS जो है वो हमारे जंबल किए हुए हैं। तो इसको अगर हमें अरेंज करना होगा तो हम यहाँ पे अगर आपको आंसर बता दें, जो ऑप्शन बी है PSRQ, ठीक है, इसके हिसाब से आप इसको अरेंज करें तो दिस विल बिकम अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आप इसको प्लीज करके देखें, इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। तो हमारा जो सेंटेंस है क्या है कि ही सेड टू मी विल यू कीप क्वाइट, ठीक है। तो अब इसको जो हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कमांड देने वाला सेंटेंस बेसिकली एक ये है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ही कमांडेड मी टू कीप क्वाइट, है ना। तो ही सेड टू मी विल यू कीप क्वाइट, तो जब उसने कमांड किया तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ही कमांडेड मी टू कीप क्वाइट। उसने मुझसे शांत रहने के लिए मतलब कमांड किया, निर्देश दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है कि द आर्किटेक्ट एंटर्ड ब्लैंक स्पेस एन अग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, है ना। तो जो हमारा आर्किटेक्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक अग्रीमेंट में शामिल हुआ, है ना। तो अब जो एंटर्ड के साथ हम किसी मतलब जैसे अग्रीमेंट में एंटर होते हैं ना, ये वाला, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन होता है ऑप्शन ए होगा इनटू, ठीक है, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन ही फिल करना है। क्या है सेंटेंस कि द बिल वॉज पास ब्लैंक स्पेस पैंडेमोनियम, ठीक है। तो अब जैसे ये मान लीजिए पार्लियामेंट में जैसे कोई बिल पास होता है उसके रेफरेंस में जैसे बात कर लेते हैं, तो क्या होगा कि पैंडेमोनियम का जो मतलब होता है उपद्रव, ठीक है। तो अब जैसे कि पार्लियामेंट में कभी काफी शोर शराबा नहीं होता, ऐसे नेताओं में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वैसी कुछ स्थिति में बिल पास हुआ, तो वो उसके लिए यहाँ पे हम जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होगा एमिड, है ना। ऑप्शन ए जो है द बिल वॉज पास अमिड पैंडेमोनियम, ठीक है। तो काफी भाग दौड़ के बीच जो बिल था हमारा वो पास हुआ अमिड, ठीक है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट एक सेंटेंस है, उसमें आपको चूज करना है। अब सेंटेंस देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो हम ऑप्शन डी चूज कर लेंगे, ठीक। तो अब क्या है कि द प्रिंसिपल इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील इज कॉफी, ठीक है। तो जो ब्राजील से प्रमुख हमारा जो आयात है वो क्या है, कॉफी है। तो अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो चूंकि यहाँ जो ये प्रिंसिपल लिखा है इसकी ये गलत प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज जो करेंगे वो होगा
ये वाला, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक। और जैसा कि इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कोई भी प्रधान है ना, चीफ जो होता है, कोई मुख्य अब जैसे यहाँ कॉफ़ी की बात हो रही है तो मुख्य जो है वो तो हमारा आयात है वो कॉफ़ी है, और जो ये वाला प्रिंसिपल होता है ये बेसिकली यूज़ होता है कि जैसे कोई भी रूल ऑफ लॉ है ना, ऐसी चीज़ों के लिए प्रिंसिपल वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें एरर है, ए पार्ट में एरर है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है कि सिल्क वॉर्म्स लाइक, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री। तो इसमें जो हम फिल करेंगे वो हो जाएगा फीडिंग, ऑप्शन ए जो है, सिल्क वॉर्म्स लाइक फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, है ना। तो मलबरी ट्री के ऊपर जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, रेशम के कीट, वो अपना फीडिंग करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ होम इन विच बी लिव्स, ठीक है। तो जैसे कि ये जो जीव जंतु होते हैं तो ऐसे इसकी पूरी एक लिस्ट होती है कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, तो उसके निवास स्थान को क्या बोला जाता है। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो बी मतलब मधुमक्खी जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है हाइव, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि बी हाइव, है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको हाइव बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे इनकरेक्टली मैच जो पेयर है उसमें मतलब एक गलत है, बाकी 3 सही हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें गलत कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है वेरिटी, है ना, तो वेरिटी का मतलब होता है कि जिसमें कोई सच्चाई हो, ठीक। तो ट्रुथफुलनेस भी वही होता है, तो ये पेयर बिल्कुल सही है। सिनोनिम का बेसिकली ये पेयर बना हुआ है यहाँ पे। फिर है स्काल्डिंग, ठीक है, तो स्काल्डिंग का मतलब ही होता है कि बहुत ही गर्म जो चीज़ होती है, तो वेरी हॉट, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे लस्ट जो है, तो लस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की अभिलाषा होना, है ना। तो पर यहाँ पे लिखा है डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब कि किसी चीज़ से वंचित हो जाना, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इस प्रश्न के लिए इनकरेक्टली पेयर मैच जो है वही है। जोवियल मतलब हैप्पी होता है, यहाँ पे हैप्पी है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है दिस इज इनकरेक्टली मैच। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा कौन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्टली मैच है, गायनोकोलॉजी, है ना। ये जो स्त्री रोग होता है उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी, ठीक है। और जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है, आपने देखा सुना होगा, जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं तो स्त्री रोग के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी वाला जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये भी, कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। तो जैसे इलेक्शन के आसपास ओपिनियन पोल होते हैं, तो उसमें जो ट्रेंड इलेक्शन में क्या चल रहा है उसका जो मतलब स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। सेफोलॉजिस्ट वही है जो चुनाव का विश्लेषण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हिंदी है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो शब्द दे रखे हैं, धरती, गणना, नारियल या फिर कांच। तो जो गणना शब्द है ये तत्सम है, बाकी के जो 3 हैं वो तद्भव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो आपको चयन करना है, तो अब ये लिखा हुआ है कि धर्म ईश्वर ही है, ऑप्शन ए जो है, तो ये जो है ये गलत है। फिर धर्म ही ईश्वर है, ठीक है, ये ठीक है। धर्म ईश्वर है ही, ये भी अशुद्ध है। और ईश्वर ही धर्म है, ये गलत होगा, ठीक है। धर्म ही ईश्वर है, ये यहाँ पे सही होगा। ईश्वर ही धर्म है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि सारंग का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है, ठीक है। तो सारंग बोलते हैं हम किसको, मोर को। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनु, प्रति, आ या फिर उप। तो जैसे गमन का मतलब होता है कि कहीं पर जाना, ठीक है। तो मतलब आना जो होगा वो शब्द बनेगा इसको जब प्रत्यय हम उपसर्ग लगाएंगे यहाँ पे। तो गमन में आ अगर लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा, मतलब आना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यह 20 नंबर क्वेश्चन है कि वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, ठीक है। तो जैसे गांव वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो एक ऐसी वेला शाम की जो होती है जब सारे पशु वापस आते हैं लौट के अपने अपने जो गौशाला उनकी होती हैं या जिनके घरों में रहते हैं जानवर, तो वो जो वेला होती है उसको बोलते हैं गोधूली, ठीक है। ये ऑप्शन ए जो है गोधूली का समय होता है, ठीक है। बाकी अपराह्न, संध्या, निशीत ये सब आप जानते ही हैं, दोपहर, शाम और रात, ये सब चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हिमालय की विशाल चोटियाँ हमारे देश की रक्षा करती हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द बताना है आपको। एडजेक्टिव जो इंग्लिश में होता है हिंदी में विशेषण होता है। तो अब इसमें अब देखिए क्या है, हिमालय की चोटियों की बात हो रही है, ठीक है। तो जो चोटियां हैं इसकी विशेषता कोई शब्द बता रहा है, तो चोटियां कैसी हैं, विशाल, ठीक है। तो विशाल शब्द जो है ये विशेषण है, चोटी की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसका आपको फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो बताना है। अब इसको हल कर लेते हैं अगर, तो देखिए
अब यहाँ पे 99,999,1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1000 माइनस 9, ठीक है, सॉरी 1000 नहीं, 10,000 माइनस 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम एक ये जो 10,009 है इसको ऐसे लिख लीजिए, 10,000 प्लस 9 लिख लीजिए, ठीक। अब अगला स्टेप देख लीजिए, क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा हमारा 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और फिर ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से 81 को घटा लेंगे तो हमारा जो इसमें ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी वाला जो लिखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न कभी अगर एग्जाम में आए तो आप इस तरीके का उपयोग करके इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और समय खराब होगा, आंसर निकलेगा नहीं। 23 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, A student has to secure 35% marks to pass in a subject. If he gets 82 and fails by 23 marks, what is the maximum marks of the subject? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया, इसको देख लेते हैं। डी ऑप्शन जो हमारा 400 है, तो इसको सॉल्व अगर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे, ठीक। यदि तो यहाँ देखिए 35% उसको पाना होगा, ठीक है। तो यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, तो मान लीजिए 82 उसको मिला और वो कितने से फेल हो गया, हमारा 23 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ये हुआ ये 105 हो जाएगा, मतलब कि 35% की वैल्यू 105 नंबर है, ठीक है। तो अब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो मतलब 100% निकालना है। तो 100% के लिए ये 105, ठीक है, 35 और इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा 100% आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 300 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 नंबर कहाँ है, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है उस सब्जेक्ट के ऑप्शन ए जो है 300 ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे एक देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे XVT RPN लिखा है तो LGH के लिए हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने इसको लिख दिया है, तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार। XVT दिया हुआ है, तो अब इनके जो X की जो नंबर पोजीशन होती है वो 24 होती है, V की 22 और T की 20, ठीक। तो यहाँ पे जो नीचे RPN यहाँ दे रखा है, तो R की वैल्यू है 18 पोजीशन, P की 16 और N की 14। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि 24 में से 6 माइनस अगर कर देंगे हम ये वाला तो 18 आ गया, वैसे 22 में से 6 गया तो 16 आ गया, और 20 में से 6 गया 14 आ गया। तो अब जो हमारा ये वाला पेयर है, तो L की पोजीशन होती है 12, J की 10 और H की 8, ठीक। तो 12 में से ये हम -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, क्योंकि F की पोजीशन 6 होती है, ठीक है। उस हिसाब से J में जब -6 करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, जिसकी पोजीशन क्या होती है 4, और 8 है, यहाँ पे 6 घटाएंगे H से मतलब, तो ये आ जाएगा B, ठीक है, जिसकी पोजीशन होती है 2। तो हमारा कोड क्या निकल के आया, F D और B। अब ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो गया। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारा जो शब्द यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रेक्टलाइंस, ठीक है। तो अब इस शब्द के जितने भी लेटर सिंगल हैं उससे इनमें से क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो हमारा जो सिंस है ऑप्शन ए, सिंस बन जाएगा, इसमें रेलिक भी बन जाएगा, लाइनर भी बन जाएगा, बट जो स्केयर है ये वाला, चूंकि इसमें ए है ही नहीं कहीं ना, ये देखिए आप ए है नहीं, तो स्केयर हमारा जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। 26 नंबर में है कि ब्लैंक स्पेस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर की जो एक मतलब की जो प्रोग्रामिंग होती है वही होता है इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन डी जो है, मतलब कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं ना, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या फिर कोई और भी चीज़ के लिए, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो होते हैं वो, कि वो उस तरीके से परफॉर्म करे। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये है कि इन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी मैन स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो ये देखिए जो मैन लिखा हुआ है, मैन, तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो मतलब जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा होता है, और फिर वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वैन, उससे छोटा होता है, मतलब इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जैसे कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया में कोई बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे उस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म है।
अब अगला है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर को विशेषज्ञ प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अभी जो वर्तमान जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की वो है 5th, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। कभी भी एग्जाम में आए कि अभी हाल फिलहाल कौन सी जनरेशन कंप्यूटर्स की चल रही है तो 5th आपको चूज करना है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करें, जैसे MS वर्ड यूज करें, तो वहाँ पे अगर जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है ना, कि आपको जैसे कि कोई फॉन्ट लेना है, बोल्ड, इटैलिक, या फिर जैसे उसके टाइप्स होते हैं ना, हेलिवेक्टिका, टाइम्स रोमन, इस तरीके की, तो वो डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली खोलने के लिए कंट्रोल D जो है इसको हम यूज करते हैं। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब ये देखिए एथेरियम क्या है, तो आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, जो हमारा बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन, एथेरियम, फिर है रूबेल, ऐसे तमाम सारे हैं, ये हैं क्रिप्टो करेंसीज, है ना। तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको पता ही है, जैसे कि ये दीज आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, और मतलब कि एक कंट्रोल्ड चेन के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं और काफ़ी वेल सिक्योर एक सिस्टम होता है। जैसे बिटकॉइन के बारे में आजकल काफ़ी इन्फॉर्मेशन मार्केट में आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये एक क्रिप्टो करेंसी का ही एग्जाम्पल है इथेरियम, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत में जितने भी इंश्योरेंस वगैरह होते हैं और उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उससे संबंधित जो बॉडी है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका हैदराबाद में। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यू दिल्ली में है, नहीं, हैदराबाद में है। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो जो फफूंद की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनती है, तो ये बनती है काइटिन से। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और फफूंद की जो कोशिका भित्ति है मतलब काइटिन से तो मतलब मिलके बनी ही है, बट इसके साथ साथ इसमें जैसे अल्फा बीटा ग्लूकैन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है और पिगमेंट्स कई सारे होते हैं, उससे मिलके एक मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। तो इस तरीके से कुछ फंगल सेल वॉल जो है बनी होती है। अगला प्रश्न है कि ट्रेंच मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ठीक है। तो जैसे कृषि की पद्धतियाँ होती है ना कई, जैसे अब धान में होती है एक डायरेक्ट सोइंग वाला, है ना, आलू की कुछ खेती ऐसे होती है लाइंस वगैरह में, तो वैसे ही ट्रेंच मेथड जो है वो किससे संबंधित है, तो गन्ने की जो फसल होती है, जैसे जो लोग गांव से हैं वो इसको थोड़ा जानते होंगे, ऐसे लंबे लंबे ऐसे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जो अराउंड 75 से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक होता है, और ऐसे लंबे लंबे ट्रेंचेस बना के इसमें गन्ने की बुआई होती है। तो ऑप्शन जो सी है दिस इज करेक्ट। अगला है कि जब एक सफ़ेद प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, तो एक सेकेंड, जैसे कोई एक प्रिज्म है, यहाँ से सफ़ेद प्रकाश आया मान लीजिए ऐसे, और ये जब प्रिज्म से गुजरेगा तो ये 7 ऐसे अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो किस की वजह से होता है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हमारा जो ये ऑप्शन यहाँ देखिए नीचे है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। स्कैटरिंग नहीं होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्कैटरिंग माना है, डिस्पर्जन मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है जब, तो इस प्रक्रिया में ये 7 अलग अलग रंगों में प्रिज्म से जो सफ़ेद लाइट है वो ऐसे डिस्पर्ज हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। इसके बाद देखेंगे कि 24th हुनर हाट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, ठीक है। तो 24वां जो हुनर हाट लगा, ये लगा था आपका इसमें लखनऊ में, ठीक है। और ये अभी इसका जो मतलब आयोजन हुआ था अराउंड जनवरी से और अर्ली फरवरी के बीच में हुआ था, और इसका जो थीम था वो था वोकल फॉर लोकल, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित घटना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है आप वो एक बार हमें कमेंट करके बताएं और खुद भी देख लें। और वोकल फॉर लोकल इसका थीम है, और ये 24th हुनर हाट था जो लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो मतलब भारत का जो राज्य है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर इसको मैप में अगर आप देखना चाहें या वहाँ से इसको देखें, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमारा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा इसमें से म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता है, बाकी के सब शेयर करते हैं। और इसका एक ट्रिक है ऐसे अरुणा मामी, ठीक है। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश है, और फिर मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। तो ऐसे करके एक शॉर्टकट है, तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अरुणा में अरु से तो अरुणाचल है, और ये जो ड़ा है मतलब न का साउंड आ रहा है तो इससे नागालैंड बीच में जो है वो हो जाता है। तो कुल मिला के 4 जो स्टेट्स हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अगला देखेंगे कि द न्यू अग्रीड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंटेन पीक है, उसकी जो नई हाइट जो है चाइना और नेपाल के थ्रू जो अग्री होके उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन घोषित किया था, तो ये नई ऊंचाई जो है ये है आपकी 8848.86,
ठीक है। तो अभी 2021 के पहले जो हम किताबों में पढ़ा करते थे वो 8848 मीटर्स की हाइट पढ़ते थे, बट जो नई ऊंचाई उन्होंने मतलब जो जैसे कि ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं तो इनमें क्या होता है कि ऐसे हाइट कंटिन्यूअसली थोड़ा बढ़ती रहती है ना। तो अभी जो हाइट बढ़ के निकल के आई है वो 0.86 मीटर जो है इन्होंने नया इसको मेजर किया है दोनों कंट्रीज ने मिलकर कोलैबोरेशन में। तो नई ऑफिशियल जो हाइट है अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो ये ऑप्शन बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेडो, मकुम, नजीरा और जंजी ये कोयला खदानें जो हैं वो कहाँ हैं। तो कुल मिला के 4 कोयला खदानें हैं। तो इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये है असम में। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। इसको एक बार डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे झारखंड में बड़ा लोग कंफ्यूज हो गए, बट झारखंड नहीं, ये आसाम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनमें से जो अब डिंडल जो है, डिंडल भी कृष्णा की सहायक है, हलिया भी है, पेडवागू है, बट जो नोयाल है, नोयाल ये आपका कावेरी का है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये कृष्णा का नहीं है, बाकी की 3 है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए द MPLAD स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि MPLAD है क्या, ऐसे कई बार एग्जाम में से शॉर्ट फॉर्म में दे के कंफ्यूज कर देते हैं। तो MPLAD है आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो जो ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 1993 में, है ना। PV नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे लॉन्च हुई। और ये स्कीम अभी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जब 2020 में कोरोना लगा तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स जो इसमें फंडिंग दी जाती है उस फंडिंग को रोक दिया है, ठीक है। MPLAD स्कीम की जो फंडिंग थी इसको रोका गया था, तो इसलिए चर्चा में है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं। तो अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके स्मृति में इस डे को कॉमेमोरेट किया जाता है। तो ये है आपका 31 अक्टूबर। इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी MPC कमेटी है ये 2016 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया, ठीक है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कुछ कि 3 जो है वो RBI की साइड से होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट उनको रिकमेंड करती है, ऐसे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट। तो टोटल 6 लोग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। और इसका एक फैक्ट याद रखिए कि जैसे कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो 2/3 लेते हैं और इस कंडीशन मान लीजिए कभी टाई हो जाता है तो उसमें जो गवर्नर RBI का एक होता है, एक मेंबर वही होता है, तो उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा वोट डाल के डिसीजन कोई जो है उसको चेंज कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स हैं। तो इसमें आपका जो अंगूर और मटर, ऑप्शन जो डी है, बी और सी, ये दोनों की दोनों जो हैं वो स्वपरागण मतलब इनका परागण ये खुद से कर लेती हैं। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। 44 में है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द टर्म, ये है देखिए शब्द यहाँ पे जो लिखा है कदमई रेफर्स टू। तो अब भारतीय इतिहास में कदमई क्या होता था। तो कदमई होता था आपका जो एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू जो था वो किसानों को जो उस टाइम के शासक होते थे उनको देना पड़ता था। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ब्लैंक स्पेस एक यहाँ पे है कि वॉज अ साइंड डिक्लेरेशन बाई उलेमा। तो मुगल काल के दौरान जो उलेमाज होते थे, है ना, उनके द्वारा इनमें से कौन सा एक होता था जो एक हस्ताक्षरित घोषणा होती थी, मतलब उलेमा उसको इशू करते रहे होंगे। तो इसमें जो मजहार होता था, ऑप्शन ये होता था, ये मतलब कि डिक्लेरेशन होता था उलेमा का, ऑप्शन ए। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में खिजरावत क्या होता था। तो ऐसे जो टर्म्स ये अभी देखिए 3 क्वेश्चन हमने देखे, खिजरावत और ये आपका मजार सॉरी, और उधर कदमाई था। तो ये सब जो है ऐसे टर्म्स याद रखें, एग्जाम में ऐसे कभी मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं। फिलहाल अभी इस प्रश्न के लिए जो खिजरावत होता था तो ये होता था टैक्स ऑन वेजिटेबल्स। उस समय पे जो सब्जियां वगैरह होती थी उस पर टैक्स जो लगता था उसको खिजरावत बोलते थे। और जैसे ये उस टाइम पे एक टैक्स होता था हक के शर्ब, है ना, उस सिंचाई पे लगता था, ऐसे कैटल्स पे लगता था, फिर गल्ला ये मंडी करके ऐसे कुछ एक टैक्स होता था। ये पूरी एक लिस्ट इस तरीके की कुछ NCERTs में दे रखी है, अब इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके संदर्भ में 4 घटनाएं कुछ दे रखी हैं और उनके वर्ष दे रखे हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि उनमें कौन सा जो युग्म है वो गलत है। तो मतलब 3 सही हैं, 1 गलत है, हम गलत वाला ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो गलत पेयर है हमारा ऑप्शन डी जो है, ये देखिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो हुआ था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे 1793 में, ठीक है। यहाँ 95 रखा है इसलिए गलत हो जाता है। और बाकी के जो 3 पेयर हैं ये
तीसरा मैसूर युद्ध, ये 1990 से 92 के बीच में इसका था। फिर उसी के बाद ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। फिर कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का जो आया तो 1793 में आया ये, ठीक है। और इसमें जो ये क्या नाम है, उस टाइम के जो ज़मींदार थे, ठीक है, और कंपनी जो थी उसके बीच में जो लैंड रेवेन्यू था उसको फिक्स किया गया इसके अंदर में। और शुरुआत में ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था ये बंगाल और बिहार उड़ीसा के ये एरियाज़ में था। उसके बाद इसको जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी ये वाराणसी तक इसको काफ़ी इनेक्ट किया गया है ना। डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिलहाल इसका जो सही ईयर है वो 1793 है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो ये है कब लॉन्च की गई थी। तो इसमें कुछ वर्ष जो दे रखे हैं, 2014, सॉरी गलत क्लिक हो गया, ये 2015 में जो है ये लॉन्च की गई थी। और थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी में अगर आपको बताएं तो ये जो कैंपेन लॉन्च हुआ तो ये 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया, 2015 को, ठीक है। और मेन जो ऑब्जेक्टिव था ये बेसिकली एक ऑनलाइन कैंपेन था। तो गवर्नमेंट सर्विसेज और जो कस्टमर है, मतलब कि जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, उन तक पहुंचाया जाए, है ना। और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो इंडिया में है उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ ये 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें है कि द टेम्पल ऑफ राम जन्मभूमि इन अयोध्या विल फॉलो विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ठीक है, तो ये किस स्टाइल, मतलब वास्तुकला की किस शैली का जो अनुसरण इस पे मतलब बनाया जा रहा है। तो ये है आपका जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके डिज़ाइन पे इसको बना रहे हैं। जैसे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ यहाँ पे लिखी हैं, वेसरा, द्रविड़ और नागरा। तो हमारा राम मंदिर जो बन रहा है ये नागरा शैली में बन रहा है। और इसमें जैसे ऐसे ये 3 फ्लोर का मंदिर है इसमें, है ना, कुल मिला के 3 तल हैं, ठीक है। और इधर जैसे कुछ ऊपर में 5 मंडप ऐसे बनेंगे, एक शिखर बनेगा ऐसे ऊपर, है ना। कुछ इस तरीके की इसकी विशेषताएं हैं जिसे आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये नागरा शैली में कुल मिला के बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस इज करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि इंजेति श्रीनिवास कमिटी इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो एक कमिटी मतलब इंजेति श्रीनिवास की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो इन्होंने जो अपने वो दिए, मतलब सुझाव कह लीजिए, तो ये दिए थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो होता है, इसके संबंध में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। और ये थे कौन, तो ये उस टाइम पे जब ये फॉर्म हुई थी तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है ना, उसके सेक्रेटरी थे इंजेति श्रीनिवास। तो उन्होंने CSR के रेफरेंस में अपने कुछ जो कह लीजिए रिकमेंडेशंस जो है वो सबमिट किए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और CSR अगर आपको नहीं पता है थोड़ा बता देते हैं। तो जैसे CSR क्या था कि ये कंपनीज एक्ट जो आया हमारा 2013 में, उसमें एक मतलब सेक्शन कह लीजिए, क्लॉज था 135, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ऐसे CSR का एक प्रोविज़न होगा जिसमें जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर के लिए उनका जो 3 साल का एक एवरेज ऐसे टर्नओवर होता है, उसके हिसाब से उनको अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो ऐसे सोशल वेलफेयर पे खर्च करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोविज़न है, डिटेल में और इसको पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा ये जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इंजेति श्रीनिवास कमिटी CSR। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ठीक है। आने वाले दिनों के क्वेश्चंस और आगे ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।